हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट क्लासेज। आज मैं आपको अप्लाइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 3 घूर्णन यानी कि मोमेंट आपको पढ़ाऊंगा। और मोमेंट में ही है ब्रेगनान थ्योरम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो ब्रेगनान थ्योरम हमेशा पूछता है 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का प्रूव्ड भी पूछ देता है 5 नंबर में। तो मैं इसमें आपको ब्रेगनान थ्योरम बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। इससे पहले जो भी है घूर्णन के बारे में, घूर्णन का बल आघूर्ण का ज्यामितीय निरूपण, ये भी मैं आपको बताऊंगा। घूर्णन की परिभाषा बताऊंगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले जान लेते हैं, इसके बाद से मैं आपको ब्रेगनान थ्योरम अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। घूर्ण यानी कि मोमेंट, चैप्टर का नाम है मोमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं घूर्ण। घूर्ण क्या होता है यार? घूर्ण यानी कि घुमाना, एक तरीके से घूर्ण यानी कि घुमाना। और हम लोगों ने प्रथम चैप्टर में क्या पढ़ा है? सरल रेखी या फिर घूर्णक या घुमाऊ। प्रथम चैप्टर मैंने अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ा है, इसमें सरल रेखीगत पढ़ाए हैं या फिर घूर्णक या घुमाऊ, रोटेटरी ऑफ टर्निंग हमने पढ़ाया है। लेकिन इसमें जो होगा, हमने एक यहाँ पे गोला ना लेकर के इस तरफ पिंड ले लिया, ठीक है। इस पिंड पे एक बाह्य बल P इस तरह कार्य कर रहा है, एक बाह्य बल P इस तरह कार्य कर रहा है। और इस पर जो पॉइंट है, A है, B है, C है। तो अगर हम इसी पॉइंट पर देखें तो ये निश्चित रूप से एक सीधी यानी कि सरल रेखा गति करेगा, सरल रेखा में गति करेगा। लेकिन एक अन्य पॉइंट यहाँ पर ले ले, इसके परितः अगर देखें हम, इसके परितः O है, ठीक है। इसके परितः देखें तो ये इस तरह कहीं आपको घूर्णन गति करता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ से बल इस पिंड पर लगाते हैं तो ये बातें आपको समझ में आ रही है। अगर इसके परितः देखा जाए तो यहाँ से अगर हमने बल लगाया तो इसके परितः क्या होगा? एक घूर्णन गति करने की कोशिश करेगा, यानी कि करेगा ही। बातें समझ में आ रही है? तो घूर्णन आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, घूर्णन है क्या, ये बातें समझ गए। चलिए, घूर्णन क्या होता है ना कि प्रभावशाली रूप से में कोई बल अपनी क्रिया रेखा पर स्थित बिंदुओं पर केवल सरल रेखी गति ही उत्पन्न करता है, ठीक है। अपनी क्रिया रेखा पर जो है ये सरल रेखी गति ही उत्पन्न करेगा, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है आपका। और अगर हम देखें, कोई बल अपनी क्रिया रेखा पर स्थित बिंदुओं पर कोई घूर्णन गति उत्पन्न नहीं करता। कोई भी बल अगर लगाया गया तो अपने क्रिया रेखा पर स्थित जो पॉइंट है, इस पर जो होता है ना, इस पर कोई घूर्णन गति उत्पन्न नहीं करता है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि कोई बिंदु उन्हीं बिंदुओं के परितः घूर्णन गति कर सकता है जो उस क्रिया रेखा से उस क्रिया रेखा पर नहीं है या फिर उस क्रिया रेखा से कहीं दूर है। इस क्रिया रेखा पर, ये इस क्रिया रेखा पर नहीं है, ये इसकी क्रिया रेखा होगी। जो बल लग रहा है वो इसकी क्रिया रेखा हो गई, और ये पॉइंट जो है वो इस क्रिया रेखा पे नहीं है। तो यहीं पर घूर्णन गति करेगा जो उस बल के क्रिया रेखा पर नहीं है। बातें समझ में आ रही है? अब चलिए मैं बात करूंगा घूर्णन। घूर्ण का परिभाषा क्या होगा? तो घूर्ण का परिभाषा कोई पूछेगा कि घूर्ण का परिभाषा क्या होगा? मोमेंट। मोमेंट क्या होगा? तो किसी निश्चित बिंदु के परितः बल के घुमाने वाले प्रभाव को उस बल पर निश्चित बिंदु पर घूर्ण कहते हैं। क्या बोलेंगे? कि किसी निश्चित बिंदु के परितः बल के घुमाने वाले प्रभाव को उस बल का निश्चित बिंदु पर घूर्णन कहते हैं। क्या लिखेंगे? किसी निश्चित बिंदु के परितः किसी निश्चित बिंदु के परितः, ठीक
ठीक है, किसी निश्चित बिंदु के परितः बल के घुमाने वाले प्रभाव को, बल के घुमाने वाले प्रभाव को, बल के घुमाने वाले प्रभाव को उस बल का निश्चित बिंदु पर घूर्ण कहते हैं। उस बल का निश्चित बिंदु पर, उस बल का निश्चित बिंदु पर घूर्णन यानी कि घूर्ण कहते हैं। घूर्ण यानी कि मोमेंट कहते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई। घूर्ण मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ से आपको समझा दिया। अब देखिए, जो बल आघूर्ण का जो परिभाषा है, बल का घूर्ण या बल घूर्ण बोलते हैं उसे, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका जो आपका फार्मूला है, मोमेंट ऑफ फोर्स का जो फार्मूला होता है, बल इंटू निश्चित बिंदु से बल की लंबवत दूरी। क्या लिखेंगे? बल इंटू निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु से बल की, निश्चित बिंदु से बल की लंबवत दूरी, बल की लंबवत दूरी। ये बातें समझ में आ रही है? इसको तो आप याद कर लीजिएगा, मैं इसको बता रहा हूँ, अभी रुक जाइए, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी का यूज होगा हर एक जगह। तो बल इंटू निश्चित बिंदु से बल की लंबवत दूरी, ये बल है, ये क्या है? बल है। लंबवत दूरी इस जो है निश्चित बिंदु से बल की लंबवत दूरी क्या होगी? ये वाली हो जाएगी। ये लंबवत डिग्री 90 डिग्री पर लेना है, ये मान के चलो आर है। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे? आर है। ये आपको समझ में आ रहा है? ये नहीं कि आप यहाँ पर ले लेंगे, इस तरह ले लेंगे 45 डिग्री पर, हमेशा 90 डिग्री पर। मान लीजिए ये है आपका, ठीक है। और यहाँ से इस बिंदु के परितः देखा जाए यहाँ पे, और एक फोर्स यहाँ पे लगाया जा रहा है इस तरह, ठीक है। ये एक फोर्स क्या कराया जा रहा है? इस तरह लगाया जा रहा है। तो ये लंबवत दूरी, इस पॉइंट से लंबवत दूरी क्या होगी? ये वाली होगी। ये ना कि ये वाली लंबवत दूरी नहीं ज्ञात करना है, ये वाली आपका गलत हो जाएगा। ये लंबवत दूरी ये वाली होगी। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, अब बातें समझ में आ गई होगी। ये तो इसमें कोई बड़ा वो नहीं है। चलिए मैं इसको अभी थोड़ा सा मिटाता हूँ, और ये आपको क्या दिखा रहा है? एक मैं आपको पिंड है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर एक पी फोर्स लग रहा है, ठीक है, और एक पॉइंट आपका वो है। इस बल से अगर यहाँ से लंबवत दूरी फाइंड करना है, लंबवत दूरी, बल तो पता चल गया कि बल है, पी फोर्स है, लेकिन निश्चित बिंदु से लंबवत दूरी यानी कि इस बिंदु से लंबवत दूरी क्या होगा? तो हम इस तरह थोड़ी करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे इस तरह करके, और इसके से इस तरह आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे को लंबे पे ये काटेंगे। ये लंबवत दूरी आपकी क्या हो जाएगी? आर, या जो भी होगी, समझ में आ रहा होगा। ये ओ, इसको हम एन मान लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपका ए है, समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे? बल घूर्ण इक्वल टू, बल आघूर्ण इज इक्वल टू, इसको एम से इंडिकेट करते हैं, एम इज इक्वल टू पी इंटू पी क्रॉस ओ एन, या फिर पी इंटू ओ एन, क्रॉस दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। या फिर मोमेंट को टॉर्क से भी इंडिकेट करते हैं, टॉर्क, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू एफ क्रॉस आर। बातें समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब देखिए,
ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। अब अगर हम देखें तो एक इससे परिभाषा सिंपल सा निकलता है कि इस प्रकार किसी बिंदु के परितः बल का गुण बल और इस बिंदु से बल की लंबिक दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी परिभाषा बोल सकते हैं। क्या बोल सकेंगे कि किसी बिंदु के परितः बल आघूर्ण उस बल के बल और उस बिंदु बल और इस बिंदु से बल की लंबिक दूरी को यानी कि लंबवत दूरी को गुणनफल को क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टार्क कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर बल आघूर्ण का मान शून्य भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? या तो ये पॉइंट चला जाए इस पे, इसके क्रिया रेखा पर चल जाए। अगर इस पॉइंट होगा आपका क्रिया रेखा पे तो क्या होगा? क्रिया रेखा यानी कि एन पर जो हो जाए, एन पर हो जाए, मान लो ये पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया हमने, सी ले लिया, इस पर हो जाए तो बल हो गया और बल से लंबवत दूरी ये क्या हुआ? जीरो हुआ। ठीक है, ये तो इसी क्रिया रेखा पर है ना, तो जीरो हो गया तो क्या होगा? बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण का मान जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब अगर हम देखें बल आघूर्ण का मान अधिकतम भी हो सकता है, बल आघूर्ण की इकाई 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो बल आघूर्ण का जो अधिकतम मान दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। क्या कैसे कर सकते हैं? या तो बल का मान अधिकतम हो या फिर निश्चित बिंदु से बल की लंबवत जो दूरी है वो अधिकतम हो। ठीक है, तो इसका फायदा देखिए, मैं एक थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। मोमेंट ऑफ फोर्स का फायदा देखिए कि अगर यहाँ पर निश्चित पॉइंट है और यहाँ पर एक दरवाज़ा लगा हुआ है, आप अपने सीधे डेली यूज में देख रहे होंगे, इस यहाँ पे एक दरवाज़ा लगा हुआ है, ये आपकी दीवार है। ठीक है, तो यहाँ पर हैंडल लगाया जाता है। इसको हैंडल जो होता है यहाँ पे होता है, क्योंकि अगर यहाँ से हम घुमाएंगे जितनी दूरी पर होगा उतनी ही आसानी से दरवाज़ा खुलेगा बंद होगा। अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा कर के इसको खोले बंद करें यहाँ पे, तो ये निश्चित दूरी कम हो गई। ठीक है, तो कम हो गई तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, अगर दूरी ज़्यादा है तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, निश्चित पॉइंट से बातें समझ में आ रही है? तो ये डेली यूज का ये आपका ये एक छोटा सा उदाहरण है। चलिए, बल आघूर्ण का अधिकतम मान भी मैंने बता दिया कि बल का आघूर्ण का अधिकतम मान कैसे हो सकता है? या तो बल को बढ़ाओ भैया, या फिर निश्चित बिंदु से बल की लंबवत दूरी बढ़ा दो। तो दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है बल की ये मोमेंट ऑफ फोर्स की यानी कि बल आघूर्ण की अधिकतम जो आएगा आपका। ठीक है, अधिकतम मान। तो अब हम बल आघूर्ण का ज्यामितीय निरूपण करेंगे। इससे पहले मैं इसे मिटाऊंगा और बल आघूर्ण का ज्यामितीय निरूपण और उसका कैसे हम कुछ ज्यामितीय निरूपण करके और फाइंड करेंगे, यानी कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो चलिए इसे मिटाते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक ए बी जो है पॉइंट है, इस पर पी बल, ठीक है, कार्य कर रहा है इस दिशा में। ठीक है, इस दिशा में कार्य कर रहा है। कोई बल यहाँ पर पी है, सरल रेखा ए बी द्वारा मान तथा दिशा में पूर्णतया निरूपित होता है। ठीक है, मान तथा दिशा में पूर्णतया क्या होता है? निरूपित होता है। ये बातें समझ गए। अब हम क्या करेंगे, अब एक पॉइंट हम ओ लेंगे। यहाँ पे हम एक पॉइंट यहाँ पर न लेंगे, यहाँ पे हम एक पॉइंट आपका ओ ले रहे हैं। ठीक है, ओ हमने पॉइंट लिया, इसको इससे मिलाया। ठीक है, अब ओ बिंदु से एस को मिलाया और इस पे हम ए बी पर हम लंब डालेंगे। इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। ए बी पर हम यहाँ से ओ पॉइंट से लंब डाल दिया। ठीक है, और फिर क्या क्या, ओ से फिर हमने बी को मिलाया।
और इसका नाम हम एन डाल देंगे। ये है लंबवत पॉइंट। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? ये है ABNO। तो यहाँ पर अगर हम देखें तब बल P का O पर घूर्ण अगर हम देखें तो कैसे निकालेंगे भैया? बल P का O पर घूर्ण यानी कि घूर्णन अगर देखें तो कैसे निकालेंगे? इसको हम M से इंडिकेट करेंगे, P इंटू क्या करेंगे? P ये फोर्स हो गया, और इस पॉइंट से लंबवत दूरी क्या होगा? लंबवत दूरी क्या होगा? O और N होगा, तो P इंटू O N। ठीक है, बातें आपको समझ में आ रही कि नहीं? चलिए, और P यहाँ पर क्या है? P जो है आपका AB के परिमाण तथा दिशा के समान है, तो P यहाँ पर हम चूंकि P इजकल टू AB, ठीक है, P इजकल टू AB, तो M इजकल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे M इजकल टू क्या होगा? AB इंटू ON। ठीक है, M इजकल टू AB इंटू ON। तो AB अगर देखें यहाँ पे, AB देखें तो त्रिभुज जो है ABO का आधार है। AB इजकल टू त्रिभुज ABO का आधार है। बातें समझ में आ रही है? ABO का आधार है। और ON जो है आपका, ON इजकल टू त्रिभुज की ऊंचाई है। ON यानी कि ON में त्रिभुज की ये ऊंचाई है, त्रिभुज की ऊंचाई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, सिंपल सा आप करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं? M इज इक्वल टू इस त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें, त्रिभुज ABO की क्षेत्रफल की बात करें, त्रिभुज सिंपल में मैं इसे साइड वर्क में कर रहा हूँ, त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस क्या है? बेस है AB, और हाइट क्या है? ON। ठीक है, हाइट जो है आपका ON। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए, M इजकल टू AB इंटू ON है, AB इजकल टू AB इंटू ON। तो हम यहाँ से, ये है आपका त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल है, तो हम यहाँ से कैसे निकालेंगे? अब AB इंटू ON निकाल लेते हैं। यहाँ से AB इंटू ON इजकल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल। बातें समझ में आ रही है? 2 इंटू त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल। तो ABON के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल। तो 2 इंटू त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल, ये हो गया आपका बल P का O पर घूर्ण मोमेंट। ठीक है, त्रिभुज ABO का ये हो गया क्षेत्रफल। बातें समझ में आ रही है? इससे आपका क्या निष्कर्ष निकलता है? ये जो फार्मूला बना, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो किसी बिंदु का पर बल आघूर्ण, किसी बिंदु पर बल आघूर्ण उस बिंदु के शीर्ष तथा बल को निरूपित करने वाले रेखा के आधार, बल को निरूपित करने वाले रेखा के आधार को या फिर रेखा के आधार मानकर खींचे गए
रेखा के आधार मानकर खींचे गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के दोगुने के बराबर होता है। एक बार फिर से, कि किसी बिंदु पर बल आघूर्ण उस बिंदु के शीर्ष तथा बल को निरूपित करने वाले, ठीक है ना, रेखा को आधार मानकर उस पॉइंट से खींचे गए रेखा को आधार मानकर खींचे गए त्रिभुज के क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल के दोगुना होता है। लिख देंगे आप, ठीक है। अब चलिए हम बल आघूर्ण का रूढ़ि तथा चिन्ह हम दर्शाना है, तो बल आघूर्ण का रूढ़ि तथा चिन्ह कोई बात नहीं है, वो दर्शा सकते हैं, उसमें कोई वो इफेक्ट नहीं है। दिखा देना है कि इधर प्लस का कर रहा है, इस तरफ प्लस ले ले और इस तरफ माइनस ले ले, ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी, मतलब ये दिखा देना है कि प्लस माइनस कैसे भी ले सकते हैं। और क्वेश्चन में आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको ये बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। चलिए, घूर्णन का जो होता है वर्गीकरण, अब चलेंगे हम घूर्णन का वर्गीकरण। इसे नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी फार्मूला आपका, टाक से नोट कीजिए। इसका जो टॉपिक है बल आघूर्ण का ज्यामिति निरूपण, क्या लिखेंगे, बल आघूर्ण का ज्यामिति निरूपण, पहले लिख लेंगे आप इसे, बल आघूर्ण का, चाहे बल घूर्ण का लिखिए, बल घूर्ण का ज्यामितीय निरूपण, ठीक है। इसे आप कर लीजिए, फटाक से नोट कीजिए। और नोट क्या करना है, मैं अब मिटा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप आराम से नोट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम का वेस्ट होगा। अब हम क्या बताने वाले थे कि घूर्णों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, देखिए, एक होता है घुमाऊ घूर्ण, पल्ला जो होता है घुमाऊ घूर्ण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्निंग मोमेंट। क्या बोलते हैं, टर्निंग मोमेंट। सेकंड नंबर है आपका, क्या है, नमन घूर्ण। सेकंड नंबर नमन घूर्ण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेंडिंग मोमेंट। थर्ड नंबर है आपका, क्या है, ऐंठन या मरोड़ घूर्ण, ऐंठन या मरोड़ घूर्ण। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग मोमेंट, ये 3 प्रकार के जो होते हैं घूर्ण होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, घुमाऊ घूर्ण, टर्निंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट। बातें समझ में आ रही है? चलिए अब हम घुमाऊ घूर्ण की बात करें तो घुमाऊ घूर्ण क्या होता है, तो घूर्ण, यह घूर्ण किसी वस्तु की आलंब यानी कि फलक्रम जो होता है के परितः घुमाता है, किसी वस्तु की आलंब के परितः घुमाता है। मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ पे और यहाँ पर एक है आपका फलक्रम है, यहाँ से फोर्स लगाया P, तो ये क्या करेगा, घुमाएगा इस तरह। बातें समझ गई, ये आपका फलक्रम है, ठीक है, ये आपका फलक्रम है, यानी कि क्या है, आलंब है। तो यहाँ से फोर्स हमने लगाया P, तो इस तरह घुमाव घूर्ण उत्पन्न करेगा। अब चलिए हम नमन घूर्ण की बात कर लेते हैं। यह पूर्ण वस्तु को झुकाने का प्रयास करता है। नमन घूर्ण की अगर हम बात कर ले तो यहाँ से ये है आपका नीचे की तरफ को रिगिड बॉडी यानी कि फलक्रम मान लेते हैं। यहाँ से हमने P फोर्स लगाया तो थोड़ा सा ये क्या करेगा, इस तरह झुक जाएगा। ये क्या होगा, इस तरह झुक जाएगा, ठीक है। ये आपके डिस्टेंस जो है आपका डी डिस्टेंस पर लगाया गया। तो यहाँ से टार्क निकाले तो P इंटू डी हो जाएगा। बातें समझ आ रही है। नमन घूर्ण आपको पता चल गया। अब हम करेंगे ऐंठन या मरोड़ घूर्ण। यह घूर्ण वस्तु को ऐंठने का प्रयास करता है। क्या करता है, घूर्ण वस्तु को ऐंठने का प्रयास करता है। ऐंठने वाली बात नहीं समझ में आ रही है। यहाँ से हम क्या करेंगे, रिगिड बॉडी ले ले यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर बंधा हुआ है और हम यहाँ से फोर्स, यहाँ पे इसकी त्रिज्या है R है। अगर हम यहाँ से और ये एक्सिस है X, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इस तरह करें, लगाए बल, इस तरह बल लगाए, ठीक है, ये क्या करेगा, ऐंठेगा, मरोड़ेगा। मरोड़ना नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये तीनों बल, आप तीनों क्लासिफिकेशन, आप मोमेंट समझ गए, इसके परिभाषा आप जान गए, ठीक है। अब चलेंगे हम बैरिग्नान थ्योरम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो बैरिग्नान थ्योरम आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। मैं भी बोल रहा था कि मैं पढ़ा दूंगा, और तो आज आ गया है वो समय पढ़ाने का, और मैं इसको पढ़ा दूंगा अभी। चलिए बैरिग्नान थ्योरम की बात करेंगे। तो बैरिग्नान थ्योरम कहता क्या है कि दो समतली बलों के उनके तल में ही किसी बिंदु पर घूर्णों का जो बीजगणितीय योग होता है, उनके परिणामी के उसी बिंदु पर के घूर्णन के बराबर होता है। क्या बोलेंगे कि दो समतली बलों के उनके तल में ही किसी बिंदु पर, दो समतली बलों के उनके तल में ही किसी बिंदु पर घूर्णों का जो बीजगणितीय योग होता है, उनके परिणामी के उसी बिंदु पर घूर्ण के बराबर होता है, ठीक है। चलिए इसका सत्यापन हम कैसे करेंगे, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, दो समतली बल लेना है। एक यहाँ पर हम ले लेंगे PQ, ये हो गया आपका बल P, इसको बल मानते हैं P और इसको मानते हैं Q, ठीक है। परिमाण तथा दिशा में ये समान है या फिर जो भी है। तो परिमाण A से O इसको मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं A, और इसको मान लेते हैं B। बातें समझ में आ रही है। अब चलिए इसको हम यहाँ पर लिखते हैं B। अब ये दो बल हो गए P तथा Q। अब क्या बोल रहा है कि इसके घूर्णों का जो बीजगणितीय योग होता है, उनके परिणामी के उसी बिंदु पर घूर्ण के बराबर होता है। चलिए, तो दोनों बल एक बिंदुगामी ले लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, PQ क्रमशः रेखा जो है OA तथा OB है, OA तथा OB को निरूपित करती है P फोर्स और Q फोर्स। बातें समझ में आ गई। अब हम समांतर चतुर्भुज क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। सीधा सीधा लाइन खींच दें।
ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है। और हमने क्या करा, समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर दिया। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कहीं है, ये होगा आपका, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। ये तो आपको पता होगा। तो अब हम बल आघूर्ण एक पॉइंट लेंगे x, यहाँ से हम बल आघूर्ण की बात करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इससे मिला दिए O से, इसके बाद हमने इसको इससे मिलाया B से, इसके बाद हमने इसको A पॉइंट से मिला दिया। बातें समझ में आ रही है। तो अगर हम देखें बल जो P है उसका x पर अगर आघूर्ण देखें, घूर्ण देखें, क्या लिखेंगे कि बल P का x पर घूर्ण देखें, तो हमने फार्मूला पीछे अभी क्या प्रयोग कराया था, 2 इंटू त्रिभुज, क्या होगा यहाँ पे त्रिभुज कौन सा होगा, XOA का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, 2 इंटू त्रिभुज XOA का क्षेत्रफल। ये बातें समझ में आ रही है, मैंने ये प्रूफ कराया था पीछे में जाकर के। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, त्रिभुज 101 की जगह पर लिख सकते हैं OCA का भी क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी हाइट जो है, हाइट सेम है, x और C का हाइट इस जो बल है इस बल से सेम है, और इसका बेस जो भी है, बेस है वो सेम है, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि क्या होता है, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बातें समझ में आ रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू त्रिभुज, क्या लिख सकते हैं, OCA का क्षेत्रफल, ये भी लिख सकते हैं OCA का क्षेत्रफल। अब देखिए हमने क्या लिखा, 2 इंटू त्रिभुज OCA का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे तो अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, OCA का क्षेत्रफल है, OCA और OBC, त्रिभुज OBC आपस में बराबर है, ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। BCA जो आपका ये रिजल्टेंट है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ये ज्यामितीय निरूपण से आप प्रूव कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू त्रिभुज, क्या लिख सकते हैं, OCB का भी क्षेत्रफल लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम एक बल Q का x से घूर्ण निकालते हैं। क्या लिखेंगे, बल Q का x पर घूर्ण निकालेंगे हम, ठीक है, बल Q का x पर घूर्ण निकालेंगे। तो लिखेंगे हम कि 2 इंटू त्रिभुज XOB का क्षेत्रफल, XOB का क्षेत्रफल। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। लेकिन अगर देखें तो P तथा Q जो है, P तथा Q जो है, दोनों बल के घूर्ण जो है प्रवाम दिशा में है, ठीक है, दोनों बल के घूर्ण प्रवाम दिशा में है, इसलिए हम इसका क्या करेंगे, योग करेंगे। यानी कि प्रवाम मतलब एक ही दिशा में है, इसलिए हम इसका योग करेंगे। तो योग करेंगे तो क्या होता है, लिखेंगे कि P तथा Q दोनों बलों के घूर्ण, दोनों बलों के घूर्ण प्रवाम दिशा में है, ठीक है, दोनों बलों के घूर्ण प्रवाम दिशा में है, तो हम क्या करेंगे, इसका योग करेंगे, इसलिए इनका योग करेंगे, ठीक है। तो चलिए भैया हम योग कर लेते हैं। 2 इंटू त्रिभुज OCB का क्षेत्रफल, OCB का क्षेत्रफल प्लस
2 इंटू त्रिभुज एक्स ओ बी का क्षेत्रफल। बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम देखें तो लिख सकते हैं 2 इंटू ओ सी बी क्या है, ओ सी बी ये है त्रिभुज, और जो एक्स ओ बी क्या कौन सा त्रिभुज है, तो एक्स ओ बी ये त्रिभुज है, यानी कि कौन सा त्रिभुज है, एक्स ओ बी ये आपका त्रिभुज है। यानी कि हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 इंटू त्रिभुज एक्स ओ सी की प्रवाम दिशा में, यानी कि एक्स ओ सी की प्रवाम दिशा में हम लिख सकते हैं। ये हम टोटल त्रिभुज ले लेते हैं, एक्स ओ सी कौन सा त्रिभुज है, एक है तो ओ सी बी, तो ओ सी बी एक ये त्रिभुज हो गया ऊपर वाला, और एक है एक्स ओ बी, तो हम एक पूरा त्रिभुज हम इसका ले लेते हैं। क्या लेंगे, हम इसका पूरा त्रिभुज हम ये वाला ले लेंगे। बातें समझ में आ रही है। तो पूरा त्रिभुज ले लेंगे, 2 इंटू त्रिभुज एक्स ओ सी की प्रवाम दिशा में। बातें समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए यहाँ से आपका प्रूफ हो गया कि परिणामी जो है आर का एक्स बिंदु पर घूर्ण के बराबर होगा। परिणामी आर का एक्स बिंदु पर घूर्ण के बराबर या फिर घूर्ण के बराबर होगा। ठीक है, परिणामी आर का एक्स बिंदु पर घूर्ण के बराबर होगा। ये बातें आप समझ में आ गए, यही आपका प्रूफ था। इसको हम अंदर भी ले सकते हैं, इस पॉइंट को एक्स को हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ से भी हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लेंगे, मैं इसको प्रूफ नहीं करूँगा, या आप यही एक्स तुरंत छोटा सा, ये आसान है, आप प्रूफ कर सकते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पर छोटा सा एक ऐसा दिखा रहा हूँ। एक बल आपका P है और Q है, इसका हम समांतर चतुर्भुज द्वारा निरूपित करेंगे। ठीक है, मैं अंदर वाला दिखा रहा हूँ पार्ट। अब हम यहाँ पर एक पॉइंट X ले लेंगे। बातें समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, P और Q, और ये आपका एक रिजल्टेंट हो जाएगा। इस तरह मिला देंगे तो ये आपका रिजल्टेंट होगा। अब इसमें भी हम ऐसे करके अंदर करके निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, बस इतना ही लिख देंगे, आपका ब्रेगनान थ्योरम प्रूव होगा। और ब्रेगनान थ्योरम का परिभाषा आप लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि दो समतली बलों के उनके तल में ही किसी बिंदु पर घूर्णन का बीजगणितीय योग जो होता है, उनके परिणामी के उसी बिंदु पर घूर्ण के बराबर होता है। क्या लिखेंगे कि दो समतली बलों के उनके तल में ही किसी बिंदु पर घूर्णों का बीजगणितीय योग उसी तल में, बीजगणितीय योग उनके परिणामी के उसी बिंदु पर घूर्ण के बराबर होता है। लिख देंगे, इसके बाद ये लिख देंगे फटाक से। ठीक है, ये जो भी मैंने प्रूफ कराया, ये रेड वाला मत लिखिएगा यार। ठीक है, मैंने समझाने के लिए वो आपको लिखा, ये आपको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा छाप देंगे, आपको 5 नंबर तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आपसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में मैं आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा और आपको समझाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो आप बोल रहे थे सर ब्रेगनान थ्योरम, लो आपका ब्रेगनान थ्योरम प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। तो फ्रेंड्स, आप नोट कर लिए होंगे, और इसी को नोट करना है, इसी फिगर को बनाना है। और ये आपका पॉइंट O है,
ठीक है, बातें समझ गए होंगे। तो मेरा समझाया हुआ या फिर मेरी वीडियो कैसी लगी कृपया इसको कमेंट करके बताएं, और आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।